दोस्तों, घर खरीदना या रेंट पे लेना हमेशा से एक बड़ा डिस्कशन टॉपिक रहा है। जब भी हम लंबे समय के लिए किसी जगह पे रहने का प्लान बनाते हैं तो हम अच्छे से एनालाइज करते हैं कि क्या प्रॉपर्टी बाई करनी चाहिए या रेंट पे लेनी चाहिए। इस वीडियो में हम दोनों को कंपेयर करेंगे और समझेंगे आज के टाइम में इन दोनों में से फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बेटर ऑप्शन है। लेट्स सी कि एक घर खरीदने में मोटा मोटी कितना खर्चा बैठता है। अगर आप अपने 20s में हैं और लाइफ स्पैन के पीक स्टेज में हैं तो आप पूरा का पूरा कैश में तो घर नहीं खरीद पाओगे, और अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तब तो 1 करोड़ या 2 करोड़ आपके बैंक में होंगे नहीं कि निकाला और पूरा का पूरा कैश दे दिया। तो आसान तरीका बचता है लोन। मोस्टली लोग होम लोन की तरफ ही जाते हैं और ये ऑब्वियस भी है, पर क्या ये सही तरीका है अगर फाइनेंशियली बात की जाए तो। होम लोन लेने जाएंगे तो आपको बैंक सिर्फ 80% ही लोन देगा और आपको 20% डाउन पेमेंट करनी होगी। तो ये हो गया हमारा पहला कॉस्ट, और वो भी लोन लेने से पहले, एंड दैट इज डाउन पेमेंट। ये तो सीधा आपके जेब से गए पूरे के पूरे। अब आप बैंक के पास जाएंगे तो वो होंगे आपके दूसरे चार्जेस, कॉस्ट ऑफ टेकिंग ए होम लोन, क्योंकि उस लोन में कुछ इंटरेस्ट होगा। और मान लो आप 20 साल के लिए उस लोन से बन गए और एक बार आपने लोन ले लिया तो आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। आपको वो लोन 20 साल तक एक रेंट के तौर पे चुकाते रहना होगा। फिर आते हैं फ्रिक्शनल चार्जेस जो आपको प्रॉपर्टी खरीदने वक्त देने होते हैं, रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटीज, मेंटेनेंस चार्जेस एटसेट्रा। तो उसके मेंटेन करने के भी चार्जेस लगेंगे, एंड दीज आर एक्स्ट्रा चार्जेस विच आर हैवी। मतलब अगर 1 करोड़ का घर है तो आप सिर्फ 1 करोड़ नहीं, उससे ज़्यादा ही पे कर रहे हो, एंड दैट इज नॉट अ स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन टू मेक इन योर 20s। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ रेंटिंग अ हाउस। अब सिक्के के एक दूसरे पहलू को भी देख लेते हैं, घर रेंट पर लेने से क्या क्या खर्चे आ सकते हैं। पहला तो ऑफकोर्स किराया, उसके अलावा कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स देने होते हैं और एडवांस मंथली रेंट पेमेंट भी करनी पड़ती है। मुंबई जैसे बड़े मेट्रो सिटीज़ में कुछ जगहों पे तो साल 6 महीने का रेंट एक साथ ही ले लेते हैं, अदरवाइज मोस्टली 1 महीने का एडवांस रेंट ही पे करना होता है। वो तो खैर लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है। अब एक्स्ट्रा क्या खर्चे हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और कुछ मेंटेनेंस फीस, और तो कुछ नहीं। रेंटल यील्ड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम द रेंटल इनकम ऑफ अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आसान भाषा में ये कि अगर आप अपना घर रेंट पे देते हैं तो 1 साल में आपको अपनी प्रॉपर्टी वैल्यू का कितना परसेंटेज वापस मिलता है, उसी को कहते हैं रेंटल यील्ड। रेंटल यील्ड आपको ये बताने में मदद करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न कितनी है, और इंडिया में ये रेंटल यील्ड मैक्सिमम 1 से 3% तक ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये है तो उस हिसाब से साल में आपको 1 से 3 रुपये ही मिलेंगे, और अगर 1 रुपये 1 साल में वापस मिल रहा है तो आपको 100 रुपये को वसूल करने में पूरे 100 साल लग जाएंगे, और अगर 3 रुपये के हिसाब से देखें तो तकरीबन 33 साल। सोचिए आप किसी और के घर में 100 साल रहेंगे तब जाके आप उस प्रॉपर्टी की असली कीमत चुकाएंगे। तो इट्स ए स्टील डील। और वही है, अगर मैं प्रॉपर्टी ओनर की नज़र से देखूं तो मेरा तो यहाँ घाटा हो गया, क्योंकि पूरे 100 साल लग जाएंगे मुझे इस पैसे को वसूल करने में। तो मतलब आपने घर खरीद लिया तो उसमें आपके कई हिडन चार्जेस होंगे, प्रॉपर्टी वैल्यू से हटकर और भी कई ज़्यादा चार्जेस हैं जो हमेशा चलते रहेंगे। मेंटेनेंस में खर्चा जाएगा, फिर कंस्ट्रक्शन में भी पैसा जाएगा। अगर आपने घर की जगह प्लॉट खरीदा तो मोटा मोटी ये है कि अगर आप 20s में या 30s में खरीद भी लेते हो तो इसका सही रिटर्न पाने के लिए आपको कम से कम 100 साल नहीं तो 33 साल तो लग ही जाएंगे। इसलिए घर खरीदने से पहले रेंटल यील्ड जान लेना चाहिए। अगर रिटर्न आपको 30 साल से ज़्यादा में मिल रहा है तो फिर वो एक स्मार्ट बाई नहीं होगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, अगर किराएदार रहेंगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। और सबसे ज़रूरी बात फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाती। आप उस घर से, उस शहर से, उस एरिया से फिर बन जाते हैं। आप यंग हैं, आपकी जॉब आपको कहाँ ले जाएगी किसे पता, आप 5 साल बाद कहाँ रहेंगे ये भी नहीं पता। इस तौर पे तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं रह जाएगी। अब आप कहेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो घर बेच देंगे। तो बेचने से पहले ये देखना होगा कि उस साल की एप्रिसिएशन कितनी है, एप्रिसिएशन हुई भी है या नहीं। अगर आपने 50 लाख में घर खरीदा और आप 60 या 70 में बेच रहे हैं फिर भी आपका नुकसान ही है। जितना आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया था उसको मिला के तो आपका ओरिजिनल वैल्यू 60 to 70 लाख के अराउंड ही बैठ जाएगा, या कम भी हुआ तो आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। और ये भी तभी पॉसिबल है अगर आपने कैश में खरीदा हो, तो वरना लोन चुकाने से पहले आप कहीं जा भी नहीं सकते। तो 20s जैसी यंग एज में घर लेना समझदारी की बात नहीं है। हाँ, आगे चल के जब आपने अपने लिए अच्छे पैसिव सोर्सेज इनकम जनरेट कर लिए होंगे और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर लिया होगा तो जाकर कहीं आप 40s या 50s तक अपना घर ले सकते हैं, वरना उससे पहले घर पे पैसे इन्वेस्ट करना समझदारी नहीं है।
अब रेंट की बात करें तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप एक जगह से नहीं जुड़े हुए हैं। आपका मन हुआ, आपको घर पसंद नहीं आया या आपके जॉब की वजह से आप अपना घर बदल भी सकते हैं। आपको ना लोन लेने का झंझट, ना डाउन पेमेंट का और ना ही एक्स्ट्रा चार्जेस का। आपको सिर्फ रेंट देना है, और वो भी अगर रेंटल यील्ड की नज़र से देखें तो हर साल आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू का 1 से 3% ही रेंट देना होता है। तो इन कंक्लूजन हम ये कहेंगे कि वैसे तो घर खरीदने का डिसीजन पर्सन टू पर्सन उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप अपने अर्ली 20s में हैं तो ये सही मौका है अपनी अर्निंग्स को EMI में देने की बजाय उसे बेहतर इन्वेस्ट करने का। ऐसे यूनिक नॉलेज के लिए बॉक्स ऑफ नॉलेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।